Hi everyone. Welcome back to the series of Python. Till now what we have seen is fundamental data type in Python. Okay? And हमने integer data type तक पढ़ लिया था. Okay? आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उसके आगे. फंडामेंटल डेटा टाइप के अंदर हमारे पास 4 डेटा टाइप आते हैं: इंटीजर, फ्लोट, बूल एंड कॉम्प्लेक्स. राइट, कल की अगर आपने लेक्चर नहीं देखे है तो देख लो, और प्रीवियस वाले भी देख लेना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. ओके. और वीडियोस पे ट्रैफिक बहुत ही कम आ रहा है. मैं बहुत उससे सैड हूँ, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं कोर्स कंप्लीट करता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है. मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि 2-4 बंदे भी तो देख रहे हैं. ठीक है. तो बहुत बुरा लगता है जब आप पूरी एफर्ट्स लगाते हो और ज़्यादा नहीं मिलता आपको व्यूज़, तो डेफिनेटली इट हर्ट्स, बट नो इश्यू, हम इग्नोर करते हैं उस पार्ट को. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. हम आज के लेक्चर में हम फ्लोट के बारे में बात करेंगे, बूलियन के बारे में बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे. तो इंटीजर हमने पहले ही देख रखा है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं देखेंगे. राइट, लेट्स स्टार्ट विथ फ्लोट डेटा टाइप. ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप. तो जब हम फ्लोट डेटा टाइप के बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है भैया, इसका डेफिनेशन, कि इसको आप डिफाइन कैसे करते हो. जब कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोट डेटा टाइप, कुछ भी, तो आप क्या बोलोगे कि फ्लोट डेटा टाइप इज़ वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन. वन ऑफ द प्री-डिफाइंड क्लास इन पाइथन. ठीक है, पाइथन में एक प्री डिफाइंड क्लास है, मुझे पता है भैया, क्योंकि फंडामेंटल के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास उसको आप ऐसे ही डिफाइन करते हो कि इट इज़ वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लासेस इन पाइथन. ओके. एंड ये किसके अंदर आता है? अंडर फंडामेंटल कैटेगरी. ठीक है, अंडर फंडामेंटल कैटेगरी के अंदर आता है ये, इतना हमें पता है. सेकंड, इसका पर्पस. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टोर यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप? तो इसका मेन पर्पस है इज़ टू स्टोर क्या स्टोर करता है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़. टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़. ठीक है. अब जैसे बहुत बार होता है कि हम ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिसमें हमारे पास एक पॉइंट लगा होता है बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़. ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को तो ये स्टोर करेगा ही करेगा. इसके साथ साथ ये नंबर्स विथ डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बात उतना ही है, नंबर्स विथ डेसिमल प्लेसेस. ओके. तो ये इसका मेन काम है, इतना ही करता है. अब अगर हम कॉमन लाइफ सिनेरियो की बात करें तो बहुत टाइम आता है. एग्जाम्पल सोचो, आप फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ लेते हो? एज मैं मार्कशीट का परसेंटेज देखता हूँ तो परसेंटेज फ्लोट में रहता है हमारे पास. और क्या क्या है? कमीशन मिलता है कुछ किसी भी चीज़ में तो आपको वो फ्लोट में मिल सकता है. डिस्काउंट्स जो मिलते हैं हो सकता है वो इंट में भी हो सकता है फ्लोट में भी हो. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लोट डेटा टाइप के. ओके. अब इसके आगे हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी. चलो, अब फ्लोट क्या करता है ना, एक बहुत ही शानदार पॉइंट में लिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि फ्लोट ऑर्गेनाइजेस क्या ऑर्गेनाइज करता है? द वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करता है फ्रॉम स्मॉल टू लॉन्ग. ठीक है. अब इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझो. मैंने क्या बोला कि फ्लोट जो है ना वो ऑर्गेनाइज करता है वैल्यूज़ को स्मॉल से लॉन्ग. आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे होगे, आपने कॉलेज में सी लैंग्वेज जब पढ़ा होगा तो आपके पास एक आया होगा इंटीजर
डेटा टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। एक आया होगा लॉन्ग इंट, एक आया होगा साइंड इंट, फिर आया होगा अनसाइंड इंट। ठीक है, तो अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है ना हमारे साथ कि अलग अलग डेटा टाइप, देखो ये सारे डेटा टाइप मौजूद हैं। और ये क्यों मौजूद हैं भैया, सी लैंग्वेज में इतने सारे डेटा टाइप क्यों मौजूद थे? क्योंकि इसका पर्पस अलग अलग है। पर्पस बोले तो ये वैल्यूज़ को स्टोर ही तो करा रहा है ना, वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, लेकिन यहाँ सबके पास अपना अपना क्या है, रेंज है। ठीक है, सबके पास अपना अपना दायरा है कि भैया मैं इतने से इतने डिजिट तक स्टोर करवा सकता हूँ खुद के अंदर, ठीक है, वैल्यूज़ को। तो अदर लैंग्वेजेस में हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि हमें अलग अलग डेटा टाइप्स को कंसिडर करना पड़ता था, लेकिन जब हम पाइथन में आए तो पाइथन में ऐसा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, पाइथन में ऐसा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, इस लाइन को याद रखना आप। तो फ्लोट ऑर्गेनाइजेस द वैल्यूज़ फ्रॉम स्मॉल टू लॉन्ग। अब इसका मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, फिर समझाऊंगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि फ्लोट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। फ्लोट को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? फ्लोट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए भैया? स्टोरिंग, फॉर स्टोरिंग साइंटिफिक नोटेशन वैल्यूज़। साइंटिफिक नोटेशन वैल्यूज़ भैया ये तो क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वैल्यूज़ भैया क्या होता है मुझे बताओ आप। देखो, जब हम इसको हम डेफिनेशन से देख सकते हैं। जब ना कोई मैं कोई ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जो बहुत ही लंबा है, ठीक है, जो बहुत ही लंबा है, तो इस वैल्यूज़ को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये चीज़ कि कोई भी अगर वैल्यू मेरे पास बहुत बड़ी है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इतना याद आया होगा। लेकिन कन्वर्ट कैसे करते हैं भैया? इसका ना एक फार्मूला होता है। ठीक है, अगर मुझे देखो, साइंटिफिक डेटा जो होता है ना, साइंटिफिक डेटा जो एक्सपोनेंशियल डेटा होता है उसी को हम साइंटिफिक डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। मान के चलो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट मतलब मेरे पास साइंटिफिक डेटा है। ठीक है, मेरे पास साइंटिफिक डेटा है मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और मुझे निकालना है उसकी वैल्यू। तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? इसके लिए भैया एक फार्मूला होता है हमारे पास। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बेस है पाइथन का। बेस अगर नहीं मजबूत करोगे तो आगे बहुत ही दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे एंड प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। ओके, तो क्या है ना हमारे पास मैंटिसा ई नाम सुना होगा आपने, इंटू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू मैंटिसा इंटू 10 टू द पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, ये इसका भाई साहब फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैलकुलेट करने का। अब लेट्स से मैंटिसा फॉर्मेट में, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मेरे पास कुछ है। ठीक है, लेट्स सपोज 3e2, हम ऐसे इसको लिखते हैं। अब इसको मुझे वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यूज़ में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वैल्यूज़ में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3e2 है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लिखो 3। ठीक है, एंड ई को हम क्या लिखते हैं? ई को हम लिखते हैं 10, और ये जो ई के बाद जो डिजिट आता है ना ये वाला, इसको हम एक्सपोनेंट में रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ? 300। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से। तो पाइथन में ये काम हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है उसने। इतना समझ आ गया? अब अगर मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें आपको, तो टेंशन मत लो।
अब अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो आगे से कंफ्यूज मत होना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन एडवांटेज क्या है साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करने का। भैया आपने बोल दिया कि मेरे पास लेट सपोज 300 वैल्यू है। वैल्यू कितनी है? 300। इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में करेंगे तो 3e2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी किया, मुझे याद है। अब भैया मुझे इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? यही क्वेश्चन है ना हमारा कि भैया वैल्यू से काम तो हो जाता है बट हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं उसको। लॉजिक ये है इसके पीछे, देखो एक सेकेंड। लॉजिक ये है भाई कि कल को तुम बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू लेके आ जाओगे तो कैसे स्टोर करेगा पाइथन उसको? इसमें मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा। लेट्स से मैंने लिया a = 0.000005, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा जो वैल्यू है ये मेमोरी वेस्टेज बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है, ये मेमोरी वेस्टेज बहुत ज़्यादा करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए पाइथन भाई साहब क्या अपनाएंगे ट्रिक कि इसको कन्वर्ट कर देंगे इसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मेंटिसा फॉर्म में, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं? सेम फार्मूला लगाएगा वो भी, बट बहुत फास्ट करता है वो, ओके। ये मैं वापस अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो इसलिए मेमोरी वेस्टेज से बचने के लिए पाइथन क्या करता है, इस पूरे वैल्यू को एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इतना समझ आ गया। लेकिन एक और चीज़ है, पाइथन यहाँ पे डबल रोल खेल रहा है। एक तो ये कन्वर्ट कर देगा, मेमोरी वेस्टेज बचा लिया बहुत ही, और सेकंड पाइथन यहाँ पे डोमिनेट इसलिए कर रहा है क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में भैया इतना ज़्यादा वैल्यूज़ डिफ़ाइन करना अलाउड ही नहीं है, वो हमें एरर दे देगा। समझ आया? अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में हम अगर इतने ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं तो वो हमें एरर देगा। समझ आया? ठीक है। लेकिन पाइथन में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके हमें आंसर शो कर देगा। समझ आया? चलो आगे बढ़ें। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्लोट से रिलेटेड। देखो अभी सारी बातें ना हम फ्लोट के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या है कि फ्लोट नेवर अलाउज, फ्लोट कभी हमें अलाउ नहीं करता। अलाउज द प्रोग्रामर, लिखते रहना ये सब। फ्लोट नेवर अलाउज द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। क्या बोला भैया आपने? कि फ्लोट कभी अलाउ नहीं करता प्रोग्रामर्स को लिखने के लिए। कौन सी वैल्यूज़ नहीं लेने के लिए वो अलाउ करता है? भैया आप बाइनरी नहीं ले सकते हो, भैया आप ऑक्टल नहीं ले सकते हो, भैया आप हेक्साडेसिमल नहीं ले सकते हो। मतलब भैया एक ही नंबर सिस्टम बचा मेरे पास बस एक ही नंबर सिस्टम बचा और वो है डेसिमल। भैया डेसिमल ही एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो फ्लोट सपोर्ट करता है। फ्लोट कभी बाइनरी के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्लोट कभी आपको ऑक्टल में देखने को नहीं मिलेगा, फ्लोट कभी आपको हेक्साडेसिमल में नहीं मिलेगा देखने को। अगर मिल रहा है तो वो एरर देगा, ठीक है। तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। मान के चलो ये एरर कब देगा? जब आप किसी फ्लोट वैल्यूज़ के साथ, मान के चलो 0.0b10 ऐसा, ठीक है, जब ऐसा कुछ आप लिखोगे, ठीक है, तो ये एरर देगा आपको, ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि भैया वो फ्लोट वाला अपना पहले रूल डिफाइन करके रखा है कि आप बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नहीं ले सकते, आप सिर्फ डेसिमल ले सकते हो, ठीक है। आपने डेसिमल नहीं लिया तो मैं एरर दूंगा। एरर कौन सा देगा? एरर आप याद रखना यहाँ पे। देखो बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट टीचर वही होता है जो एरर भी आपको साथ में बताते चले, और एरर भी आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम में। अगर आप इंटरव्यूअर को
दैट टाइम अगर आप उसको एरर बता रहे हो ना कि इस पॉइंट पे ये एरर आ सकता है, भाई साहब वो जितना पैकेज बोलेगा उतना दे देगा वो, ठीक है। फिर एरर क्या आएगा इस पॉइंट पे, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है। इनवैलिड डेसिमल लिटरल ये एरर आएगा जब आप फ्लोट को बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। समझ आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फ्लोट डेटा टाइप। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। देखो फंडामेंटल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। क्या लिखा रही है, 1 मिनट, ठीक है। फंडामेंटल के अंदर कितना आया, इंट आया, हमने बात कर लिया इसके बारे में। फ्लोट आया, हमने बात कर लिया। अब आएगा बूल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में इस दोनों को ख़त्म कर दें, ताकि क्योंकि बहुत आगे भी हमें सीक्वेंस पे जाना है, ठीक है। हमें सेट टपल्स सब बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी हम बूलियन के बारे में पढ़ते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है बूलियन, ठीक है। नोट्स बनाना कभी मत भूलना, अगर भूल रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी उसी स्टूडेंट की तरह हो जो सिर्फ वीडियो देखने आता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं, मत ही देखो, उससे बेटर है, ठीक है। चलो बूलियन डेटा टाइप हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप क्या है, जैसे कि भैया आपने पहले भी बताया कि आपको बस एक डेफिनेशन याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रीडिफाइंड क्लास इन पाइथन, ठीक है। फॉल्स अंडर फंडामेंटल डेटा टाइप, ठीक है। इतना भैया मुझे पहले से मालूम था कि आप यही बोलोगे, इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन, फॉल्स अंडर फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप, ठीक है। समझ आ गया? ओके। अब इसका काम देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ बूलियन डेटा टाइप। बूलियन का मेन काम क्या होता है यार, बूलियन का काम भैया होता है टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बूलियन डेटा टाइप इज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़। एक चीज़ और, जब आप कॉलेज में होगे या हो अगर, तो आपने पढ़ा होगा एक है ना सब्जेक्ट जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह पढ़ते हैं, डिजिटल लॉजिक गेट्स वगैरह, ठीक है। तो उसमें आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड। टर्म क्या है, लॉजिकल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ होती है ना, उसी को हम लॉजिकल वैल्यूज़ बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, ये सब गेट है ना, उसको लॉजिक गेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लॉजिकल वैल्यूज़ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही समझो बस, ठीक है। अब हम लैंग्वेज में अगर बात करें या फिर 8085 की भी अगर बात करें हम, तो ट्रू का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 और फॉल्स का जो वैल्यू होता है वो तो 0, ठीक है। इतना आपको पता होगा कि भैया ट्रू का जो वैल्यू है वो है 1 और फॉल्स का है 0, ओके। इस आधार पर इसके बेसिस पे इंटरव्यूअर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चंस देगा आपको वो देखते हैं। लेट्स सपोज हम 2-4 एग्जांपल लेते हैं और उससे हम देखते हैं कि हमें कितना क्लैरिटी है इस चीज़ का, ठीक है। तो लेट्स सपोज
मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैंने प्रिंट करवाया क्या? ओके, प्रिंट करवाने से पहले लेट सपोज ए इज़ इक्वल टू ट्रू एंड बी इज़ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ए प्लस बी सबसे पहले, उसका आप लोग बताना क्या होगा रिज़ल्ट। दूसरा मैं प्रिंट कर रहा हूँ बी प्लस बी। ठीक है, तीसरा मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2 प्लस ट्रू माइनस 3। ठीक है, चौथा मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2 इंटू ट्रू प्लस 3। ठीक है, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ और क्या ले सकते हैं हम 2 प्लस ट्रू प्लस 4। कुछ भी ले सकते हो, मैं बस लॉजिक चेंज कर रहा हूँ कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट करो इसको ट्रू प्लस फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स प्लस 0xf। इन सारे क्वेश्चंस का मुझे आंसर दो। ए का ट्रू है और बी का फॉल्स है, तो आप लोग मुझे एक एक करके आंसर दोगे, राइट। चलो, सबसे फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि भैया ए ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ए ट्रू है तो ए का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, प्लस मैं कर रहा हूँ बी को जो फॉल्स है, राइट। गलत भाई, सुन तो लो। ए का वैल्यू ट्रू है तो ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू फॉल्स है तो 0 होगा भैया। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा मेरे पास। सेकंड में है बी, तो दोनों में बी है तो फॉल्स प्लस फॉल्स, तो मीन्स 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड में बताओ आप क्या करेंगे हम। सबसे पहले भैया यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, प्लस ट्रू है, ट्रू 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कौन सा हिसाब लगा रहे हैं हम, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना नंबर्स की, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो हम एक रूल को अप्लाई करते हैं जिसमें से क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन भैया आपने वी नहीं लगाया, आपने वी नहीं लगाया। वी का मतलब होता है विनिकुलम। मैं हर एक चीज़ चाहता हूँ एकदम डिटेल में बताना। ठीक है भैया, ये वी क्या होता है, ये होता है विनिकुलम। जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ओके, वी स्टैंड्स फॉर विनिकुलम। विनिकुलम को हम क्या बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। बार, कोई नंबर पे देखते हो ना आप, लेट सपोज 2.46 पे बार है। ठीक है, तो कैसे करते हो आप इस चीज़ को, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। ठीक है, चलो ये डिवाइड करते हैं ना 99 से, जितना बार रहेगा उस 99 से डिवाइड करेंगे और माइनस करते हैं 46 माइनस 2, 44/99। ठीक है, हम फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आता हो तो आप पूछ लेना कमेंट में। चलो, हम वो देख रहे हैं कि बोर्ड मास के हिसाब से हम अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद है प्रिंट ऑफ 2 इंटू ट्रू प्लस 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, फिर है प्रिंट ऑफ 2 प्लस ट्रू प्लस 4। अब देखो, पहले प्लस करोगे 2 के साथ ट्रू को, या फिर ट्रू को प्लस करोगे 4 के साथ। 4 के साथ आएगा भैया, क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट को हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो ब्रैकेट है तो 4 + 1 5 और 5 + 2 7। ठीक है, लास्ट में है ट्रू प्लस फॉल्स प्लस 0xf। भैया यहाँ तो मैं फंस गया। फर्स्ट कैसे गई भाई, आपको तो वैल्यूज़ पता ही है। ट्रू का वैल्यू 1, फॉल्स का वैल्यू 0, एक्सएफ कितना होता है बताना ज़रा। 15, 15 1 16। ठीक है, कोई दिक्कत। इंटरव्यूअर आपको इसी में से कंफ्यूज करने
का प्रयत्न करेगा और आपको नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम जितना आप कर सको। ओके, ये हो गया। अब बूलियन के बारे में और हम देखते हैं थोड़ा सा। और क्या भैया इसके बारे में तड़कता भड़कता बताओ हमें कुछ। अब ना मैं एक दो चीज़ और पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं और प्रिंट कर रहा हूँ एक दो चीज़ को, अबे यार एक दो चीज़ और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेट्स से ट्रू अपॉन ट्रू, ठीक है। दूसरा मैं प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंट ऑफ ट्रू अपॉन फॉल्स, ठीक है। तीसरा मैं प्रिंट करा रहा हूँ फॉल्स अपॉन फॉल्स। चौथा मैं प्रिंट करा रहा हूँ फॉल्स अपॉन ट्रू। क्या होगा चारों का आंसर बताना, कोशिश करो। अरे बहुत आसान है भैया, देखो आसान कैसे है, 1/1 1, राइट। 1/0 पता नहीं भैया, रुक जाओ उस पर। 0/0 पता नहीं भैया, रुक जाओ। 0/1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो, अब भैया जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इतना मुझे मालूम है। बचपन से ही हमें पढ़ाया गया कि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है तो इन्फिनाइट वैल्यू है। और इन्फिनाइट वैल्यूज़ यहाँ पे कैसी होंगी, राइट। तो इस केस में इस सिनेरियो में जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़ीरो आती है तब इसी पॉइंट पे याद रखना मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, जो भी हो, इस पॉइंट पे हमें एक एरर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट में वी विल गेट एन एरर। एरर का नाम क्या है, नाम पता होना चाहिए हमें। एरर का नाम है, बहुत ही अच्छा नाम लगता है मुझे ये, ज़ीरो डिवीज़न एरर। ज़ीरो डिवीज़न एरर, ठीक है। ज़ीरो डिवीज़न एरर एक ऐसा एरर है जो हमें तब आता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो, ठीक है, जहाँ हमें डिनोमिनेटर ज़ीरो मिले। तो ये याद रखना, ये एरर का नाम ज़ीरो डिवीज़न एरर कब आता है और किस पॉइंट पे आएगा वो भी याद रखना। आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ भैया से जब हमने पढ़ा था तो बूलियन में ये कॉन्सेप्ट था ज़ीरो डिवीज़न एरर का, ठीक है। चलो, आपको लग सकता है कि भैया आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, लेकिन इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और आपको वो पता नहीं चलेगा। जब मैं कोड करूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स भाई साहब, आई मीन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में हम जानते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, वापस से वही डेफिनेशन, पता ही है आपको डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ प्री डिफाइंड भैया, इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन, प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन, ठीक है। फॉल्स अंडर फंडामेंटल कैटेगरी, समझ आया। चलो सेकंड, अब इसका काम जानते हैं हम। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो भैया मेरे पास आया उसका काम क्या है। इसका काम मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, जैसे हमने इंट पढ़ा, हमने फ्लोट पढ़ा, हमने बूलियन पढ़ा। अब कॉम्प्लेक्स का जब हम काम देखने जाते हैं कि ये करता क्या है भाई साहब, तो इसको हम एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं। ओके, चलो तैयार हो आप लोग खुद के माइंड के टेस्ट के लिए। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बचपन में हम एक चीज़ सॉल्व करते थे जिसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा रहा है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती थी? अगर नॉर्मल फॉर्म में हम बात करें भाई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू भैया 0 होता था। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इसमें अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, इस फॉर्मूला में अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, देखो मैं ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, पागल थोड़ी बैठा हूँ मैं बता रहा हूँ। डेटा साइंस में आपको ये सब चीज़ बेसिक्स काम आने वाली है। अभी से नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? मार्केट में लाखों पाइथन डेवलपर घूम रहे हैं, बट यू हैव टू बी यूनिक एट सम पॉइंट। ठीक है, तो रूट्स अगर हमें फाइंड करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो देयर इज़ अ वन फॉर्मूला। ठीक है, देयर इज़ अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रूट्स। फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ भैया मुझे मालूम है, क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। राइट, सही है या फिर मैं रॉन्ग हूँ बताओ? इससे मुझे रूट्स मिलेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट में बता दिया करो, मुझे रूट्स मिल जाएंगे इससे। एक और चीज़ होता है डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं हम इसको, और इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो डायरेक्ट अंडर रूट वाला जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनांट होता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनांट होता है। डी के वैल्यू इज इक्वल टू डी। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला देख लिया। अब ये मैंने क्या निकाला है? ये मैंने रूट निकाला है। रूट को मैं क्या लिख रहा हूँ? आर। रूट को मैंने आर लिखा है और डिस्क्रिमिनांट को मैंने डी लिखा है। अब देखो, अब लेट सपोज डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा? ये कंडीशन जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भैया 3 कंडीशंस होती थी हमारे पास, जब रूट का वैल्यू या तो 0 है या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं? रियल भाई साहब, रूट्स रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। नहीं याद तो अभी याद कर लो। अरे यार इंटरव्यू इसी में घुमाता रह जाएगा आपको, आप समझोगे कि ये कॉन्सेप्ट कभी काम ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल होता है। रियल एंड इक्वल, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। ओके ठीक है, रियल एंड इक्वल। लेकिन जब स्मॉलर होता है तो जो रूट्स होते हैं ना वो इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जिसका कोई वैल्यू आप पता नहीं कर सकते, और इसी को हम बोलते हैं भैया कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़। कंक्लूड हो गया ना कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हम कहाँ से कहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ आपको, लॉजिक कहाँ से कहाँ में देखना है वो चीज़ है। तो ये तीनों कंडीशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आती है। और तीसरे वैल्यू जब 0 से कम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी एंड वैल्यूज़ आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स मुझे मिल गई। अब आप लोग रिलेट कर सकते हो कुछ ना कुछ। क्या रिलेट करना है? एक सेकेंड, रिलेट ये करना है भैया हमें कि द वैल्यू ऑफ ओके वैल्यू नहीं, द पर्पस ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इज टू स्टोर। क्या स्टोर करना भैया? कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का काम ही होता है टू स्टोर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़। अब आपको पता लगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होता है वैल्यूज़। ठीक है, और इस केस में जो वैल्यूज़ होती है वो इमेजिनरी होती है, हम पता नहीं लगा सकते उस केस में। ठीक है, अब जो नोटेशन होता है, ठीक है,
इमेजिनरी, देखो इसमें क्या होता है ना, अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ है हमारे पास, आ गई भैया, ठीक है। एक पार्ट होता है इसका और दूसरा पार्ट होता है इसका। एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी, ठीक है। एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। समझते जाओ। इसका जो कन्वेंशन है ना यार, कन्वेंशन माने कि इसका सिंटेक्स समझ लो। रियल और इमेजिनरी का सिंटेक्स क्या है भैया? ए प्लस आई जे आपने देखा होगा, ए प्लस आई जे, ठीक है, या फिर पी प्लस क्यू जे, ठीक है। मतलब प्रोफेशनली हम ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं, ए प्लस आई जे और या फिर पी प्लस क्यू जे, ओके। जहाँ पे ए क्या है? रियल। मैं सिर्फ ए प्लस आई जे को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ए क्या है? रियल। और ये क्या है? आई। ए रियल पार्ट है और जे जो है वो यहाँ पे वो इमेजिनरी है। जे जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ओके। और अगर देखो ए क्या है, मैं लिख देता हूँ रियल है और जे जो है वो इमेजिनरी है, ठीक है। अब जो जे की वैल्यू है ना, क्योंकि वो इमेजिनरी है और क्योंकि हम उसकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो जे की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, ठीक है। बेसिक्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है दिमाग पे। जे की वैल्यू होती है -1, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ भैया तो हो जाएगा जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कंक्लूज़न इतना ही है, कंक्लूज़न इतना ही है, ओके। अब लेट सपोज भैया इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करके देखेंगे, वो देखो। लेट सपोज मैंने लिखा भैया a इज इक्वल टू 2 + 3j, ओके, 2 + 3j। अब जब मैं प्रिंट करवाऊँगा a और टाइप ऑफ a, तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ a और टाइप ऑफ a, ठीक है, ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब आप कंसोल पे लिखोगे, जब आप पाइथन के शेल पे लिखोगे ये चीज़, तो क्या आपको मिलेगा? सबसे पहले चीज़ों को पढ़ना समझो। पढ़ोगे कैसे इसको? पढ़ना ऐसे है कि भैया इसमें से 2 हो गया हमारे पास रियल, 3 हो गया इमेजिनरी, और इमेजिनरी हम उसी को कंसिडर करते हैं पाइथन में जिसके पीछे जे लगा हो। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बोल रहा हूँ। भैया आपने बोला 2 + 3j, जिसमें से 2 रियल है और 3 इमेजिनरी है। लेकिन कई जगह ना क्या होता है, 2 + 4k लिख देते हैं, i लिख देते हैं। अब पाइथन में k और i वैलिड नहीं है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पाइथन में सिर्फ j ही प्रोफेशनली कन्वेंशनली माना गया है, ठीक है। j को ही कंसिडर किया गया है कि अगर आप j के अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ करते हो, k i, चाहे किसी भी किताब में लिखा हो, तो वो कंसिडर नहीं करेगा उसको एज एन इमेजिनरी पार्ट और वो एरर दे देगा हमें। तो बढ़िया है या बेटर है कि हम क्या यूज़ करें, हम जे को ही यूज़ करें एज एन इमेजिनरी के साथ। समझ आया? आई के वगैरह लोगे तो वो एरर दे देगा, इतना समझ आ गया। तो जब ए को प्रिंट करोगे तो ए क्या देगा हमें? ए को अगर प्रिंट करोगे तो ए क्या देगा? पहले बोलते क्या है इसको, इस पूरे पार्ट को बताओ, हम बोलते क्या हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ भैया, ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम भैया बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़। लेकिन आपको पता है भैया कि आपने बोला है वैल्यूज़ नहीं बोलने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में, आप बोलोगे उसको लिटरल। भाई तो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स लिटरल। आज के बाद क्या बोलोगे इसको? कॉम्प्लेक्स लिटरल। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी बोल सकते हो बट लिटरल ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है, ठीक है। चलो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या देगा मुझे? ये वैल्यूज दे देगा, सिंपल, ओके। सेम चीज़ वैल्यू दे देगा आपको। और टाइप क्या है? टाइप कॉम्प्लेक्स लिटरल। टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स लिटरल। इतना समझ आया? आप आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और कुछ है?
एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आप जे के अलावा यहाँ कुछ यूज़ मत करना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको कभी भी जे के अलावा कुछ यूज़ मत करना। सेकंड कॉन्सेप्ट ये मैं बता सकता हूँ आपको कि जब हम ना लेट्स से जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लेट्स से ए इज़ इक्वल टू -2.3j, तो ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। और कैसा इमेजिनरी है? नेगेटिव इमेजिनरी है। ध्यान से समझो कि भैया आपने पॉजिटिव अभी करके दिखाया, ठीक है। पहला बात तो आप ये समझो कि आप सिर्फ इमेजिनरी लिख सकते हो, रियल नहीं भी लिखोगे तो आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उस चीज़ में। लेकिन भैया आप अभी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, तो जब नेगेटिव वैल्यू का प्रिंट करवाओगे ना, आप जब लिखोगे भैया प्रिंट ए, जब आप ए को प्रिंट करवाओगे ना, तो ये क्या होता है ना, ये ज़ीरो में से माइनस होता है, ठीक है। ये ज़ीरो -2.3, ठीक है। ज़ीरो -2.3, ऐसा समझ लो कि रियल पार्ट है ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है माइनस रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। ये तब होता है जब नेगेटिव वैल्यूज़ हों, ठीक है। वैसे पॉजिटिव में तो आप आंसर बता ही दोगे, नेगेटिव में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो इतना समझ आ गया आपको। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स में। एक दो और चीज़ें हैं बस, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब भैया आपने बोला कि a प्लस आई जे, ठीक है, a प्लस आई जे, जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लिटरल है हमारे पास। a है भैया मेरे पास रियल वैल्यूज़ और जे है यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज़, ठीक है। अब भैया मुझे सिर्फ प्रिंट करना है रियल पार्ट। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। मुझे सिर्फ प्रिंट करना रियल पार्ट और मुझे प्रिंट करना सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मैं सेपरेट, मतलब मेरे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स लिटरल है, लेकिन क्या मैं उसको सेपरेट प्रिंट करवा सकता हूँ? कभी तो सोचा ही होगा ना कि हाँ भैया मैं चाहता हूँ कि एक को अलग प्रिंट करवाऊँ और इमेजिनरी पार्ट को अलग प्रिंट करवाऊँ। तो इस पॉइंट पे मेरे भाई, मेरे पास या हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो फंक्शंस हैं, ठीक है। और फंक्शन ना बोलो उसको बोलो एट्रीब्यूट्स। हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्यों है भैया? क्योंकि मुझे यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ध्यान से समझो, किस चीज़ से? कॉम्प्लेक्स लिटरल से, ओके। एट्रीब्यूट क्या होता है भैया? एट्रीब्यूट को ना हम एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है यार, अभी मैं इसके डेफिनेशन पे आऊँगा, बट आप ये समझो कि एट्रीब्यूट दो होते हैं। एक होता है कि अगर लेट्स सपोज, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ मैं, लेट्स सपोज इस कॉम्प्लेक्स लिटरल से मुझे रियल पार्ट अलग करना है। क्या करना है? रियल पार्ट अलग, मतलब सिर्फ ए की वैल्यू मुझे चाहिए। तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करोगे? ए डॉट रियल। क्या बोल रहा हूँ मैं? ए डॉट रियल। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है, मतलब प्रिंट में ना आप ए डॉट रियल लिखोगे इंस्टेड की ए लिख रहे हो आप, ए डॉट रियल लिखोगे तो ये आपको सिर्फ ए की वैल्यू देगा। और जब आपको इससे क्या चाहिए? इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? ए डॉट IMAG, ठीक है। फुल फॉर्म गलती से होशियार बनने के चक्कर में मत लिख देना, ए डॉट इमेजिनरी पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि पाइथन हर चीज़ स्पेसिफाई करता है, देखता है ढंग से। आप IMAG के जगह पे पूरा इमेजिनरी लिख दोगे तो वो गलत है, वो एरर देगा ऑफ कोर्स। तो ये क्या है? ये दोनों हमारे पास भैया एट्रीब्यूट्स हैं, इसको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। रियल और इमेजिनरी के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, रियल और इमेजिनरी को अलग करने के लिए, ओके। एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल भाषा में यार अगर एट्रीब्यूट समझाओ ना, ये सिंपल वैल्यूज़ होती हैं। एट्रीब्यूट क्या होती हैं? वैल्यूज़। जैसे स्कूल में आपका आई कार्ड हो गया, ID कार्ड नंबर, आपका एम्प्लॉय नंबर ऑफिस में, तो ये सब चीज़ आपके लिए क्या है? एट्रीब्यूट्स। ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स में आते हैं, ओके।
अगर आपको इसी पॉइंट पे एट्रीब्यूट, मैंने बताया कि 2 एट्रीब्यूट है हमारे पास, इसको ध्यान से लिख लेना। अब अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे भरोसा नहीं है, मुझे देखना है कि एट्रीब्यूट पाइथन में कहाँ है, तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे हेल्प कॉम्प्लेक्स। अरे यार लिखा क्यों नहीं रहा ये, क्या लिखोगे आप, हेल्प और हेल्प में कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एंड लास्ट में जब आप जाओगे पेज के तो आपको ये दोनों एट्रीब्यूट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो इतना ही था इस लेक्चर में। अब हम करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके कि जो भी हमने पढ़ा है वो सही तो पढ़ा है ना एटलीस्ट। ओके, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आता हूँ मैं। तो अब मैंने ओपन कर लिया है अपना ये, ठीक है, आप लोग CMD ओपन कर लेना। यहाँ पे मैं जूम इन कर लूँ थोड़ा सा, हाँ, ताकि आपको अच्छे से दिखें। अब सबसे पहले हम बैकवर्ड से मूव करेंगे। मैंने क्या बोला भैया, आपने बोला था कि 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। ओके, सबसे पहले आप वैल्यूज़ लेके दिखाओ हमें आप। तो a इज़ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यार, आप 2 प्लस कुछ भी लिख सकते हो, 2 + 3j। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रिंट ऑफ a। ठीक है, 2 + 3j हमें दे रहा है। अब हम करते हैं भैया 2 + 3i। देखो एरर दिया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। क्या दे रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। याद रखो, एरर को याद रखो, सिंटेक्स एरर। मैंने बोला था कि जे के अलावा हम ना आई यूज़ कर सकते हैं ना के यूज़ कर सकते हैं। आई के अलावा मैं अगर के भी यूज़ करूं, क्योंकि बहुत बुक्स में मतलब जे के अलावा आई के पता नहीं क्या क्या दे रखे होते हैं। ठीक है, क्लियर करो। एंड ये हमने देख लिया पहला चीज़। सेकंड, ओके, a इज़ इक्वल टू 2 + 3j था ना, 3j इतना है हमारे पास। आप प्रिंट करो, प्रिंट ऑफ ए 2 + 3j। अब भैया आपने बोला था कि अगर मुझे अलग अलग करना है, रियल पार्ट यहाँ क्या है, 2 है, और 3j क्या है यहाँ पे, इमेजनरी पार्ट। तो अगर मुझे रियल पार्ट को अलग करना है भैया, तो मैं लिखूँगा a डॉट रियल। a डॉट अगर मैं रियल लिखूँगा तो देखो सिर्फ मुझे 2 मिला। सही है, मतलब हमने जो पढ़ा था वो सही है। अब अगर भैया मुझे इमेजनरी पार्ट चाहिए तो क्या लिखूँगा मैं, इमेजिनरी। राइट, सही है क्या भाई साहब, गलती मत करना इंटरव्यू में, IMAG लिखना है बस। ठीक है, तभी आपको मिलेगा इसकी वैल्यू। अगर हम पूरा इमेजिनरी लिख दें, देखो इतना लंबा चौड़ा दे रहा है। एट्रीब्यूट एरर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एट्रीब्यूट एरर। और हमने बोला था इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं भाई, दिमाग में बिठा लो, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट, समझे। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है ये, और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इमेजिनरी। अब पाइथन इसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि हमने पूरा नाम लिख दिया। और पाइथन में जो एट्रीब्यूट डिफाइंड है उसका नाम है IMAG ओनली। ठीक है, समझ आ गया, करो आप क्लियर। ठीक है भाई, हो गया। अब मैंने बोला था अगर ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपको देखने हैं तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, हेल्प करो भैया, और इसमें लिखो आप कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जब आपने लिखा तो आप एंटर प्रेस करते रहोगे, एंटर प्रेस करते रहोगे जब तक आपको ना दिखे क्या, जब तक भैया मुझे रियल और इमेज नहीं दिखे एट्रीब्यूट। ठीक है, तब तक मैं इसको करते रहूँगा, कहीं ना कहीं लास्ट में दिखेगा आपको। देखो मिला, हमने देखा यहाँ पे डेटा डिस्क्रिप्टर डिफाइंड हेयर इमेज। ठीक है, IMAG एट्रीब्यूट है ये दोनों, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया, मैंने दिखाया आपको रियल, द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों एट्रीब्यूट्स आपको दिख गए। ठीक है, समझ आ गया। बाकी सब चीज़ अभी नहीं देखना, हम एक एक करके बाद में देख लेंगे। समझ आ गया, मैं क्लियर कर रहा हूँ।
और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं हमारे पास, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूँ। हाँ, एक मेंटिसा वाला था हमारे पास ना, कि हम साइंटिफिक डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं और वाइस वर्सा। लेट्स से मेरे पास a इज़ इक्वल टू 3e2 है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। अब मैं अगर कर रहा हूँ भैया प्रिंट कर रहा हूँ a को, क्या आएगा भैया 300। आपने जो करके दिखाया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाइथन भी तो सेम रूल ही अपना रहा है ना। e को 10 की पावर में लिख दे रहा है, 2 पावर में गया, 3 × 10 to the power 2, 300, राइट। लेकिन भाई लोग, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे आपको कि a इज़ इक्वल टू 0.000006 या 5 कुछ भी ले लो, चलो 5 लेते हैं। इसको इंटर दबाया मैंने, ठीक है, इसको इंटर प्रेस किया तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर सेम चीज़ आप अलग लैंग्वेज में करते तो आपको बहुत ही अच्छा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा एक एरर देखने को मिलता कि अलाउड नहीं है वो चीज़। नहीं, पाइथन भाई साहब ने ये तो कुछ नाटक नहीं किया, ठीक है। अब मैं अगर करूँ प्रिंट ऑफ ए, अब देखो ये किस फॉर्मेट में दे रहा है भैया, ये मेंटिसा फॉर्मेट में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मुझे वैल्यूज़ दे रहा है। समझ आया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया भैया। एक और मैंने बताया था यार कि आप ना फ्लोट के साथ, क्योंकि अभी फ्लोट पे आया हूँ मैं अभी, तो फ्लोट के साथ आप बाइनरी ऑक्टा और हेक्सा नहीं यूज़ कर सकते, आप सिर्फ डेसिमल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज मैं करता हूँ a इज़ इक्वल टू 0.0B10, ठीक है। देखो, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, एंड भाई साहब मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि इस पॉइंट पे ये एरर आएगा हमारे पास, ठीक है। हम इस लेवल की डेप्थ में बात करेंगे हर चीज़ के कि आपको पहले से एरर पता होगी, ठीक है। तो क्या है एरर? इनवैलिड डेसिमल लिटरल, दिमाग में बिठा लो, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, कि अगर आप फ्लोट के साथ कोई भी बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्सा यूज़ करते हो तो वो हमें एरर देगा, लेकिन सिर्फ डेसिमल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल यूज़ करोगे तब देगा। समझ आ गया? आई थिंक ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे। और कुछ बचा क्या? हाँ, बूलियन में भैया आपने बूलियन भी बताया था आज ना, तो बूलियन में कुछ हम करके देखते हैं, चलो। प्रिंट करते हैं डायरेक्ट हम ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है। मोस्ट रिसेंट कॉल नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आया। देखो क्या बोल रहा है, आप लोग पहले दिमाग लगाओ इसमें, क्या एरर बता रहा है कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने कल वाले क्लास में ही शायद आपको बताया था, आई थिंक नहीं बताया था, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं अगर बताऊं तो ये ट्रू क्या है ना, ये ट्रू पाइथन के कीवर्ड में नहीं आता है। एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, क्योंकि यहाँ इंटरव्यूअर यहाँ भी आपको कंफ्यूज करेगा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पाइथन के जो कीवर्ड है ना, उस टोटल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में बस तीन ऐसे कीवर्ड हैं जो अपर केस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बस 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो अपर केस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एक एक करके। पहला जो कीवर्ड जो अपर केस से स्टार्ट होता है उसका नाम क्या है? ट्रू, ठीक है। दूसरा जो है वो है फॉल्स, तीसरा जो है वो है नन, ठीक है। इसके अलावा सभी जो होते हैं वो स्मॉलर केस में होते हैं, वो लोअर केस में होते हैं। लोअर केस मतलब छोटा अक्षर जो बोलते हैं हम, ठीक है। तो बस ये 3 कीवर्ड ही आप लोग दिमाग में बिठा लो कि भैया ये अपर केस से स्टार्ट होते हैं। समझ आया? अब चलो हम करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर हम परफॉर्म करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को कीवर्ड्स में जाके। इंपोर्ट
कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड एज, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड प्रिंट कर लो, आप प्रिंट करो kw लिस्ट, ठीक है, kw लिस्ट। देखो इतने सारे हमारे पास क्या हैं, थोड़ा मैं जूम आउट कर लूँ भाई लोग, क्या है हमारे पास इतने। अब किसी भी कीवर्ड को देख रहे हो, क्या वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है? नहीं भैया, कोई भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिवाय 3 के जो आपने बताया। आपने क्या बताया? फॉल्स बताया, नन बताया और ट्रू बताया, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया मुझे। तो अगर आप, तो पहले तो ये चीज़ है कि हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन में, आपको पता ही है। और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई लोअर केस में लिख रहा हूँ, तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एक मिनट, क्लियर करो इसको, ठीक है। a इज इक्वल टू ट्रू ये वाला लेना है, ठीक है, और b इज इक्वल टू हमें लेना है फॉल्स, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट किसी भी चीज़ को, प्रिंट a प्लस बी, ठीक है, 1, ठीक है। जो हमने किया है उसी को हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, b प्लस बी 0, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम करते हैं और क्या क्या हमने यूज़ किया था, और हमने कुछ कुछ लिया था वैल्यूज़, जैसे कि a माइनस बी प्लस 0xf 16, ठीक है। ये आई थिंक मैंने ट्राई किया था ये उस टाइम। और अगर आपको वैल्यूज़ लेने हैं तो 2 इंटू, आई थिंक ये भी लिया था हमने, 2 इंटू ट्रू प्लस 3 5, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये सब चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं आपको शीट दे सकूं, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन सम अदर पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत लगे, कुछ भी सजेशंस देने हो तो डू कमेंट, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंड हम सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, ओके। फ्लोट इसके बाद, फंडामेंटल के बाद सीक्वेंशियल ही है हमारे पास, ओके। तो चलो ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय।